Very good afternoon to all of you. Welcome you all to our online classes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था। ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग एक क्लास इस पर पढ़े थे। इसके बाद लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने बोला था कि अगर पोजीशन के साथ फोर्स का वैल्यू चेंज होने लगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पोजीशन के साथ अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग अगर फोर्स का वैल्यू आए, फोर्स चेंज हो तो समझ जाइए कि वो वेरिएबल फोर्स है ना। अब पोजीशन पर कौन कौन सा फोर्स डिपेंड करता है जरा ये भी सुन लीजिए। ये है आपका स्प्रिंग फोर्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू एक्स। एक्स क्या है? दिस इज द पोजीशन। आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये आपका एक तरह से क्या आ जाएगा? वेरिएबल फोर्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर R क्या है? अगेन R इज नथिंग बट द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। इसका एग्जांपल फिगर में आप बना सकते हो कि अगर ये एक m1 मास है, दूसरा एक m2 मास है, अगर इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस r1 है और इस ब्लॉक को मूव किया गया, ये ब्लॉक यहां से A पोजीशन से मूव करके B पोजीशन तक आ गया, जिसका डिस्टेंस यहां से R2 है। सो A पोजीशन से B पोजीशन तक जाने में हर एक पॉइंट पर इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि R का वैल्यू अलग अलग होगा। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फॉर्मूले में क्या आता है? दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू K। सैफ अली बिल्कुल वो माइनस ऑफ K एक्स है, वेयर माइनस शोज द डायरेक्शन, है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है। यू कैन पुट इट ओवर माइनस साइन, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगेन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये R पर डिपेंड करता है। मतलब दो चार्ज के बीच की दूरी, लेट से कि ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये R है। जैसे ही ये ब्लॉक, ये चार्ज यहां से इधर की तरफ मूव करेगा, ये R का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज। तो आपका फोर्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? वेरिएबल फोर्स। अब आप समझिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में एक चैप्टर है जो आप पढ़ोगे, है ना, कुछ दिनों के बाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और यहां पर जो आपका टोटल जो वर्क डन है, दैट होल वर्क डन, ये आप निकालेंगे इसी मेथड से, डिफरेंशियल मेथड से या इंटीग्रल मेथड से, जो भी है।
और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आप कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप ये कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो आगे का ये 2 चैप्टर आपके लिए तकलीफ में गुजरेगा ये, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंपॉर्टेंट है। इन सारे केसेज में आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो, dw इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो हम लोग किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से अगर r डिस्टेंस की दूरी पर, r डिस्टेंस की दूरी पर अगर ये मास यहां पर कहीं होगा, किस पोजीशन पर, यहां पर होगा, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां पर ना तो मास चेंज हो रहा है, ना तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज, क्या हो रहा है, r। हमारा जो फोर्स वेरिएबल होगा यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ आर हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा एफ डॉट टी आर हो जाएगा। हम लोग वर्क डन क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट r1 से लेकर के r2 तक। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात समझ में आई। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया काम होगा। सिमिलरली यहीं पर मैं G m1 m2 के बाई जगह पर K Q1 Q2 का इस्तेमाल कर देते तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता। क्या ये चीज समझने में किसी को दिक्कत आई? नहीं समझे तो बोलिए, चैट में पूछिए, हैंड रेज करिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब ये है कि इस कंसेप्ट को आप आने वाले लेक्चर्स में भी, आने वाले क्लासेस में भी आप देखेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं। किसी को डाउट है क्या? नहीं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ठीक है आदित्य, अगर नहीं डाउट है तो कोई मुझे बताए। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये सॉल्व कर लिए तो समझ जाऊंगा कि सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एक मास है 2m और एक मास है स्मॉल m, सिर्फ m। अगर इस मास के बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस, मान लीजिए कि इसका ये इनिशियल पोजीशन ये है x इज इक्वल टू 0, और ये जो भाई साहब है ये इनिशियली x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है ना। अगर ये मास a यहां से स्लाइड करके, मूव करके x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक आ गया, x इज इक्वल टू 4 तक आ गया, मास अभी भी m है। यहां से a से मूव करके b तक आ गया, तो हमें बताना है कि वर्क डन बाय पॉइंट, वर्क डन बाय मास 2m। एक्चुअली मास नहीं बोले, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास 2m ऑन मास स्मॉल m। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ गया।
फाइंड वर्क डन by gravitational force due to mass 2m on mass m. While moving from x is equal to 2 to x is equal to 4 as shown in figure. बताइए. एफ का आंसर है 1/2 जी m 2m into m. ओके ओके ठीक है. बाकी लोग का देखते हैं आंसर क्या आता है. डू इट क्विक. आयुष, अंकित, अंकित आप भी कर सकते हो. आपका भी आंसर आना चाहिए, सही या गलत जो भी है. प्रभात, प्रिंस, आंसर भेजिए. प्रियांशु, सत्यजीत, श्वेता, सत्यजीत सॉल्व कर रहे हो? सो रहा है सत्यजीत. अमृति 8 नहीं आएगा, एम के टर्म्स में तो आना चाहिए कम से कम. एम के टर्म्स में तो आना चाहिए. ओके प्रशांत का आया 1/2 जी इंटू एम. एम प्रशांत का ही एम स्क्वायर होना चाहिए यार, मतलब एम स्क्वायर के टर्म्स में आएगा पहली बात. चलिए अब इसका आंसर हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है. देखिए यहां से ए से लेकर के बी तक जब ये मास मूव करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कशन किया है कि ए से बी तक जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वेरिएबल होगा. ओके आदित्य का आंसर है gm²/2. ओके लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं क्या आता है. सो ए से बी तक जाने में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा वेरिएबल, पहली बात. ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो हम लोग किसी भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर जा करके फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, या अगर कहा जाए तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर दिमाग नहीं लगाना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स dw will be equals to integration of g m1 m2 by r square into dr. लिमिट कहां से कहां तक? r का इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 2 मीटर, तो 2, और इनिशियल फाइनली कहां पहुंच रहा है? x इज इक्वल टू 4 पर. x इज इक्वल टू 4 पर. याद रखिएगा ये मैंने 2 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर, है ना. अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए मैं x के जगह पर 0 ना दे करके मैं यहाँ पर देता -1, तो पता है ये लिमिट कहां से कहां तक हो जाता?
ये आर का दूरी हो जाता कितना 3 मीटर, और ये हो जाता कितना 5 मीटर, तो लिमिट हो जाता 3 से 5। खैर उस पर बाद में आते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू। जी M1 M2 ये दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दीजिए। जी ये M1 का वैल्यू है 2M, M2 का वैल्यू है M। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr लिमिट 2 से लेकर के 4 तक। अच्छा ये बताइए कि जब ब्लॉक ए से बी तक जाएगा तो ये 2M के द्वारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया होगा? इस डायरेक्शन में, इधर के तरफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर लगेगा? पीछे के तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा? अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन तो आना चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव साइन तो लगाया ही नहीं। दिस वर्क डन शुड बी निगेटिव। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा G इंटू 2M का स्क्वायर निगेटिव साइन। कोई हमें बताएगा कि 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा? वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एनीवन? यही से पता चल जाएगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं। आयुष का कहना है 3/r³। इसका मतलब आयुष आपका तो आंसर गलत आया होगा, श्योर शॉट। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा? श्वेता यस वेरी गुड, -1/r होगा। यस, so its integration will be minus of 1/r। ठीक है, अब जब माइनस ऑफ 1/r आया, लिमिट पुट करेंगे 2 से लेकर के 4 तक। ये आप लोगों को समझ में आया कि 1/r कैसे होगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन फिर से बताना पड़ेगा क्या? आप लिख सकते हो 1/r² को इंटीग्रेशन ऑफ r⁻⁻2 इंटू dr, है ना। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे r⁻⁻2 प्लस 1, यही तो था, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? r⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/r माइनस साइन के साथ। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²। सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये -2gm², ये हो गया -1/4 -(-1/2) अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब ये वैल्यू आप पुट करिएगा तो -2gm², एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 4 -1 + 2, so that will become -2gm² डिवाइडेड बाय 1/4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आएगा -(gm²/2), -(gm²/2). ओह कोई दिक्कत है क्या? किसी का आंसर मैच किया? gm², यस। आदित्य भार्गव का आया है, निगेटिव साइन नहीं लगाया है। आदित्य कैसे आया ये आंसर?
प्रशांत का भी लगभग ठीक है जी, एम स्क्वायर नहीं लिखा है, एम स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर। अमृति पता नहीं कैसे किया, फॉर्मूला सही आ गया क्या? ओके, कौन सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया था कि इंटीग्रेशन? सैफ अली का भी आ गया है। ओके ग्रेट। सो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। आयुष, आपका इंटीग्रेशन गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर भी गलत आ गया। चलिए, तो होपफुली आप लोग ये चीज तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टॉपिक क्या है बेसिकली, ये एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है वेरिएबल फोर्स का, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपको दिया होगा ग्राफ, है ना, द वर्क डन वर्क डन वर्क डन व्हेन या वर्क डन फॉर एफ वर्सेज एस ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया होगा तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होगा तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप समझ लीजिए, देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक एक्सिस पर फोर्स, एक्स एक्सिस पर फोर्स और एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेट्स से दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस एक्सिस रिप्रेजेंट फोर्स, ठीक है। और आपको कोई एक ग्राफ दे दिया गया, योर ग्राफ इज लाइक दिस वन, इस तरह का कुछ आपको ग्राफ दिया गया। सो इस ग्राफ से हम लोगों को पूछा गया कि व्हाट विल बी द वर्क डन, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपको ग्राफ मिले, तब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाते समय स्टार्टिंग में ही काइनेमेटिक्स में बताया था कि ग्राफ का दो चीज से ही अपने को फोकस करना होता है। पहला चीज, इस ग्राफ का स्लोप से क्या मिलने वाला है, स्लोप क्या देगा। दूसरा, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, एरिया अंडर कर्व। इन्हीं दो चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं कि एरिया अंडर कर्व से क्या मिलने वाला है और इस ग्राफ का स्लोप से क्या मिलने वाला है। करेक्ट। तो याद करिए, अगर ये फोर्स है, अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही होगा, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब y पर क्या है, y एक्सिस पर क्या लिखा गया है, फोर्स, और x एक्सिस पर क्या लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देने वाला है, कुछ नहीं, यहां से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर चेक करते हैं कि एरिया अंडर कर्व से हमें को क्या मिलने वाला है। जब एरिया अंडर कर्व करेंगे तो एरिया अंडर कर्व में क्या होगा, मान लीजिए कि ये यहां से एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये एक पोजीशन शो कर रहा है, दिस इज एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 एरिया अंडर कर्व फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो है इस ट्रायंगल का एरिया, इस कर्व के एरिया अंडर कर्व। याद करिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है, दिस इज नथिंग बट वर्क, दिस गिव्स वर्क। सो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया जाए, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे उसको, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, आप सॉल्व करेंगे एरिया अंडर कर्व से, एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करके। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है ना।
सो आपको कोई भी अगर ऐसा ग्राफ दिया जाएगा तो आप इस पर एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिएगा, दैट विल बी योर वर्क डन। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट यही है आपके लिए कि एरिया अंडर कर्व लिख लीजिए, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives work done, gives work done। वर्क डन, ठीक है, गिव्स वर्क डन, ये आप हमेशा याद रखिएगा। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप निकालने से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है, पर एरिया अंडर कर्व जब भी निकालेंगे तो आपको मिलेगा वर्क डन। इस पर एक एग्जांपल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स नोट इट डाउन। इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये एक फोर्स है, ठीक है, दिस इज x is equal to 2 and this is x is equal to 4। This is 10 Newton and this line represent 5 Newton, 5 Newton। What will be the work done? What will be the total work done? Find total work done। टोटल वर्क डन क्या होगा? आंसर बताइए जल्दी से। What will be work done? Okay. Yes, प्रशांत, that's correct। हाँ आयुष, दोनों का वर्क डन निकाल के प्लस कर देंगे, पर करके बताओ ना। देखा, जब प्लस किए तो गलत कर दिए। ऋषि 20 कैसे होगा भाई? गलत नहीं बोल दिए। जो आपने वर्क किया, जो आपने वर्क किया, दैट इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व आपका कौन सा होगा? वो ये वाला लाइन होगा सर, ये पूरा का पूरा, ये आपके सारे के सारे क्या होंगे? एरिया अंडर कर्व। अब ये एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको दो रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो ना, दैट्स वेरी इजी। आप इसको दो रेक्टेंगल का फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। एक रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा? एक ये वाला 10 इंटू 2, ये बड़ा वाला। एक रेक्टेंगल हो जाएगा ये वाला, जिसका वैल्यू होगा 5 इंटू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 10 इंटू 2, दैट इज 20।
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 5 इंटू 4 - 2। ये जो लेंथ होगा ये कितना मीटर है, यहां से यहां तक का ये जो लेंथ होगा डेट इज 2 मीटर। तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, ये हो गया 20। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 30 जूल। 30 जूल। आदित्य क्या कर रहे हो, ये 20 जूल प्लस 30 जूल। समझ में आया? यस प्रियांशु, दैट्स द करेक्ट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं इस पर बेस्ड, फिर अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह, ये एक एग्जांपल है, आपको ग्राफ दिया गया है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स को और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। ग्राफ कुछ ऐसा है, ये सॉरी, मान लीजिए कि यहाँ से ग्राफ गया पहले ऐसा, ठीक है, आफ्टर दैट इट गोज लाइक दिस वन, फोर्स कांस्टेंट रहा और यहाँ से ग्राफ कुछ फिर ऐसा आ गया और फिर ये ऐसा हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले से करने का बहुत सारा हैबिट है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट एरिया, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट। मान लीजिए कि ये जो फोर्स है, जो मैक्सिमम लिमिट है, दिस इज इक्वल्स टू, ये एक फोर्स का लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक फोर्स का लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, दिस इज -20 न्यूटन, this value, this is this is from here to here, फिर एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर एक पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये वैल्यू है लेट्स से 0.5, दिस इज 1.5 and this is 2, this is 2 and this is 1, मतलब this is 2.5 and this is 3. This is displacement, this is force. So find out the total work. Find total work done by force. बोलिए। प्रभात अनम्यूट करो। यस सर। हाँ क्लास में हो ना? यस सर। अच्छा ये बताओ प्रभात कि ये जो फोर्स है, ये जो पोजीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये सर कांस्टेंट है। ओके आदित्य अनम्यूट करके बोलिए। yes, ये sir. जो फोर्स मैंने दिखाया, ये मेरा जो कर्सर घूम रहा है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? सर फोर्स कांस्टेंट है सर। फोर्स कांस्टेंट है। ओके अविनाश इज हियर। अविनाश
ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? मैं नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी और ई। ए से बी तक फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? सर वेरिएबल है। वेरिएबल है। यस सर। दो लोग बोले कांस्टेंट, तुम अकेले अपोज कर रहा है, तुमको तो कूटेगा सब। आयुष बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर वेरिएबल है। वेरिएबल है। चलो, दो लोग बोल दिए वेरिएबल है, इसका मतलब ये वेरिएबल है। ठीक है। बी टू सी में फोर्स क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? उसमें कांस्टेंट लग रहा है। लग रहा है अभी भी, है नहीं? हाँ है, मतलब 10 है। न्यूटन। तो आदित्य, आपने बोला कि ए से बी तक फोर्स कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होता तो हर एक पॉइंट पर इसका फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए था, पर हर एक पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है। दैट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ओके, पहली बात, वेरिएबल है। सी टू डी जो फोर्स है ये भी क्या है, वेरिएबल है। और डी टू ई ये भी जो फोर्स है ये क्या है, वेरिएबल है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह कांस्टेंट फोर्स है, बी टू सी। लेकिन क्या इस फोर्स का वेरिएबल और कांस्टेंट होने से हमारे तरीका पर कोई फर्क पड़ा? ग्राफ वाले मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी तरीका वही है, फाइंड द एरिया अंडर कर्व। चाहे फोर्स वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो फोर्स को इंटीग्रेट करने का तरीका, मतलब वर्क डन निकालने का तरीका है कि आप एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए। फोर्स कई बार आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिया जाएगा। अब समझिए कि मैं आपको ये डेटा देता तो आप यहां से इक्वेशन निकालते फिर सॉल्व करते। एक एग्जांपल करेंगे उस पर कि अगर मैं इसी ग्राफ को सबसे टफेस्ट वे में पूछूं तो कैसे पूछ सकता हूं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर? प्रशांत का आया है 5 जूल, सैफ का आया 5 जूल, आयुष का भी आया 5 जूल। शायद सबका आंसर 5 जूल ही आएगा। सो एरिया अंडर कर्व विल बी दिस वन। ये सारा एरिया अंडर कर्व होगा, ये पूरा का पूरा, है ना, यहां तक। फिर इधर ये वाला, दिस विल बी एरिया अंडर कर्व। यस, प्रियांशु का भी आ गया 5 जूल। सो ये एरिया अंडर कर्व हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एरिया अंडर कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, आप देख सकते हो इसमें अलग अलग शेप का अलग अलग एरिया बन रहा है। ये एक ए बी एंड ये वाला जो मैं रेड कलर का अभी ड्रॉ करने वाला हूं, आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर है अपने आप में एक ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/2। बेस कितना होगा? यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा वो होगा 0.5। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है ये वाला, और ये कितना है? 10 न्यूटन। तो दिस इज 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 जूल। करेक्ट। नाउ बी टू सी, ये जो एरिया आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, कौन सा? ये वाला एरिया, दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, जिसका विथ है यहां से बी टू सी जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 से लेकर के 1.5 तक। ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और ये जो हाइट है ये कितना है? 10 मीटर। तो इसका जो एरिया निकल करके आएगा दैट विल बी 10 इंटू 1। ये आ जाएगा कितना? 10 जूल। नाउ अगेन, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया निकल के आएगा 1/2 बेस। बेस कितना है? 1.5 से लेकर के 2 तक। तो अगेन बेस कितना हो गया? 0.5, और हाइट फिर से वही 10।
तो इसका भी जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 2.5। ये आ गया तीसरा एरिया। अब बच गया, आप चाहे तो इसको दो ट्रेंगल में तोड़ सकते हैं, चाहे तो आप पूरा का पूरा एक ट्रेंगल कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रेंगल एज्यूम कर सकते हो, यहां से यहां तक ये पूरा एक अपने आप में ट्रेंगल होगा, है ना, जिसका बेस कितना होगा 2 से लेकर के 3 तक, तो बेस का वैल्यू हो गया 1। हाइट कितना होगा यहां से लेकर के यहां तक का, दैट इज -20 न्यूटन। तो वर्क डन कितना होगा इसका, इस एरिया का हो जाएगा 1/2 इंटू बेस का वैल्यू है 1 और हाइट का वैल्यू है -20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, बोले तो -10 जूल। करेक्ट। नाउ वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू, सारे वर्क डन को जोड़ देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 जो भी है, बस 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 इससे ज्यादा नहीं, हो गया। नाउ W1 कितना है 2.5 पॉजिटिव, W2 कितना है 10 जूल पॉजिटिव, W3 कितना है 2.5 पॉजिटिव और W4 कितना है -10। सो -10 उड़ा दीजिए, बचा की तरफ 5 जूल। दैट इज द करेक्ट आंसर। सो सबका आया है 5 जूल, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड में दिया हुआ होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एरिया अंडर कर्व निकाल करके। अगेन मैं बोलूं कि अगर इसी क्वेश्चन को, ग्राफ को अगर एडवांस लेवल पर देना पड़े या दे दिया गया एडवांस लेवल पर, तो ग्राफ कैसे दिया जा सकता है। ये तो अभी तक देखो क्लास 9th बच्चों वाली गेम है, जो ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला एरिया अंडर कर्व निकालने को मिले, ये तो बच्चों वाली ही गेम हो गई ना। अगर ये हाई लेवल पर पूछा जाता तो कैसे पूछा जा सकता था, जरा देखिए। मैं ग्राफ देता वेरिएबल, वेरिएबल तो इसमें भी था, पर कुछ ऐसा देता है जहां पर आपको एरिया निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाए। और मेहनत कैसा करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहां से एक ग्राफ होगा कुछ इस तरह का, एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी भी पोजीशन पर आपको दे देता हूं कि एट x इज इक्वल टू 1 या 0.1, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, एट x इज इक्वल टू 0.2, है ना, योर फोर्स विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन, या 4 न्यूटन नहीं होगा, मान के चलिए, हाँ ठीक है 4 न्यूटन मान लीजिए, या 8 न्यूटन ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन दिया गया है तो बताइए कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। ये अपने को फाइंड आउट करना है कि वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 1।
आपको क्या करना है, फाइंड वर्क। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। अब यहां पर आप फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट वाला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को ये नहीं पता है कि ये ट्रायंगल है कि क्या है। आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग काइनेमेटिक्स में बहुत कर चुके हैं, याद है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिससे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे। बिल्कुल अविनाश, इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इन द फंक्शन ऑफ एक्स। और ये ग्राफ देख करके लग रहा है कि इस ग्राफ का इक्वेशन कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं, सॉल्व तो आप ही को करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, f इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पहला हिंट तो हमें यहां से मिल रहा है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो जो फोर्स का वैल्यू होगा वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू, फॉर x इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0, है ना। तो पहला तो हट गया, ये c का तो वैल्यू 0 हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू 0.1, जो f का वैल्यू है दैट f शुड बी इक्वल्स टू 2 न्यूटन। ये जब इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2 न्यूटन, फोर्स की जगह पर लिख देंगे 2 न्यूटन, और x के जगह पर पुट करेंगे 0.1, तो a इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0.1। तो यहां से एक इक्वेशन बन के आएगा 0.00 नहीं, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, सॉरी 0.01, तो 0.01 a प्लस 0.1 b इज इक्वल टू 2 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0.2 पर हमारा फोर्स का वैल्यू कितना है, 8 न्यूटन। तो फिर इस इक्वेशन में f का वैल्यू 8 पुट करेंगे, x के जगह पर 0.2 पुट करेंगे, c के जगह पर 0 पुट कर देंगे। अगेन फिर से एक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a एंड b का वैल्यू आ जाएगा, तब जाकर के ये फोर्स का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, dw इज इक्वल टू, याद रखिए ये एक वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया काम का फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, जो कि आपको दिया गया है, डॉट dx का इंटीग्रेशन। ये है एडवांस लेवल का एग्जाम्पल, एडवांस, है ना। अगर एडवांस में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा सॉल्व करने के लिए, शायद सॉल्व हो जाए। हमारा टाइम अप हो गया है, इट्स 12:30। कल के लेक्चर में मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग वर्क डन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, है ना। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर हमारे काम का सिर्फ 2 ही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, क्लास 9th में पढ़ते आए हो, क्लास 7th में, 8th में, सब में पढ़े होगे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, है ना। अपने को इन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है। काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू द motion of an object या by the virtue of its motion. Potential energy is energy due to its position. तो पोजीशन के वजह से अगर आएगा तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, जो मोशन के वजह से वो होगा काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं एक चीज में, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, ये गलत है ना। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास दोनों हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज 0 होगा। ये एक बात सही है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्लीज रिवाइज करिए उस फॉर्मूले को भी। कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx, जहां पर u क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा, तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू du बाई dx, ठीक है। आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि वर्क डन F डॉट dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो आप ये जो पिछला एग्जांपल जो निकाला था, ये वाला, यहाँ पर ये जो आपने टोटल जो वर्क डन पूछा गया आपसे 5 जूल, अगर मैं इसके जगह पर ये पूछता कि व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन इट्स एनर्जी, इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आप आंसर लिखते माइनस ऑफ 5 जूल, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिए, स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। कल एनसीईआरटी में कम से कम 1 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके आइएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये नहीं पढ़ाई हुआ है या नहीं बना है वो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एनएलएम का सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया क्या? एनएलएम का सारे क्वेश्चन बन गए क्या? एनसीईआरटी खत्म हो गया एनएलएम से? हेलो आयुष, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? एनएलएम कंप्लीट करो भाई। अब कब करोगे? अब आपके पास समय ही समय मिलने वाला है, आपके पास समय बहुत है, घर पे ही हो, क्लासेस भी घर से ही हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारे टाइम बचा हुआ है, तो एनएलएम पूरा कंप्लीट करिए। एनएलएम पूरा कंप्लीट एंड वर्क पावर एनर्जी का 10 क्वेश्चन WPE, ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट इट बाय टुडे। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टिल देन keep enjoying, keep studying, keep revising. Bye bye everyone, see you on the next day. Thank you.